Hello everyone, welcome to One Day Law Revision, Module 6 of Interpretation of Interpretation of Statutes Affecting the Jurisdiction of Courts. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will cover the general principles of interpretation of statute, the extent of exclusion of jurisdiction of superior courts. Let's get started. सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स, ये हमने ऑलरेडी एक बार पहले भी कवर किए हैं. इसमें 3 चीज़ें आती है, लिटरल या ग्रामेटिकल रूल, मिसचीफ रूल और तीसरा है गोल्डन रूल. तो सबसे पहला रूल है लिटरल या ग्रामेटिकल रूल. इस रूल के हिसाब से लॉ बनाते टाइम पे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए थे कि अगर सिर्फ उन वर्ड्स को ही तुम अगर उसका लिटरल मीनिंग देखो या ग्रामेटिकल जो रूल्स है वो फॉलो करके अगर उसका मीनिंग इंटरप्रेट करो तो दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्टैट्यूट और लॉ. तो जब भी तुम लिटरल मीनिंग या जो प्रोविजंस है उसका लिटरल मीनिंग या ग्रामर रूल्स के हिसाब से अगर उसको इंटरप्रेट करते हो तो इट इज़ ऑलवेज क्लियर. ये रूल बोलता है कि आफ्टर प्रिटेशन मीनिंग को क्लियर माना गया है एंड नॉट वेग. तो लिटरल रूल ये एकदम बेसिक रूल है. फर्स्ट रूल है कि लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट जो है वो प्लेन है, बस तुमको जो लैंग्वेज से जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है उसको फॉलो करना है. और अगर उसके बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो यू डोंट हैव टू लुक इट. अब ये सिर्फ ऑब्लिगेशन कोर्ट का रहेगा जिसने ये लॉ एक्सपाउंड किया है. अगर कोई हार्श कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली रेमेडीज इशू की जाएगी. सेकेंड रूल इज़ मिसचीफ रूल. मिसचीफ रूल जो हेडन्स केस के बाद ओरिजिनेट हुआ था, ये एक पर्पसिव कंस्ट्रक्शन रूल है जहाँ पे 4 रूल्स या 4 पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ एन एक्ट. तो सबसे पहले तो ये बोलना है कि कॉमन लॉ क्या था एक्ट बनाने के पहले, क्या मिसचीफ हुआ या क्या गलत हो रहा था जिसकी वजह से ये प्रेजेंट स्टैट्यूट या लॉ बनाना पड़ा. फिर क्या रेमेडी पार्लियामेंट देना चाहता है टू रिजॉल्व द इशू और टू अपॉइंट द क्योर टू द डिसीज ऑफ कॉमनवेल्थ. और चौथा द ट्रू रीज़न ऑफ रेमेडी, की रेमेडी देने का रीज़न क्या है. ये सब कुछ हेडन रूल आया था क्योंकि ये लॉर्ड पोक ने हेडन्स केस में बोला था इन 1584. इसको मिसचीफ रूल इसलिए बोलते कि फोकस इज़ ऑन क्योरिंग द मिसचीफ, कि जो भी मिसचीफ हुआ उसको क्योर कैसे करना है, व्हाट इज़ द रेमेडी, द रीज़न बिहाइंड रेमेडी. तो ये रूल का पर्पज़ है कि ये मिसचीफ को सप्रेस करे और रेमेडी को इम्पॉर्टेंस दे. द थर्ड रूल इज़ गोल्डन रूल. गोल्डन रूल ये एक मॉडिफिकेशन है टू द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. लिटरल रूल बोलता है कि हमको लिटरल मीनिंग पे एम्फोसाइज देना है, बट गोल्डन रूल बोलता है कि कुछ वर्ड्स की एब्सर्डिटी या एनॉमलीज, जैसे कि कुछ वर्ड्स के कुछ अलग मीनिंग भी होते हैं या कुछ वर्ड्स एब्सर्ड होते हैं या अलग मीनिंग हो जाता है सेंटेंस को कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर करने से. तो इन दैट केस गोल्डन रूल बोलता है विथ ग्रामर यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जिससे एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड समझे. So it is kept in mind that golden rule can only be used when there is no correct grammatical construction possible. जहाँ correct grammatical construction possible नहीं है वही golden rule यूज़ किया जाता है, otherwise always literal rule. अगर golden rule यूज़ किया जा रहा है और आगे जाके कुछ consequences होते हैं तो जजेस ऑफ द कोर्ट को अवेयर रहना है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अगर वो गोल्डन रूल यूज़ कर रहे हैं. एंड इट शुड बी यूज एंड इट मस्ट ओनली बी यूज जब वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, अदरवाइज नॉट. हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सक्लूजन क्लॉज. हिस्टोरिकली एक इन्फ्लुएंशियल जजमेंट आया था वॉल्फरहैम्पटन न्यू वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस हॉकिसफोर्ड 1859. ये केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत बार यूज़ किया गया है. जजमेंट एज पर जस्टिस विल्स इन द क्लासिकल लीगल एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज़. यहाँ पे नेचर ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज़ को लीगली एनालाइज किया गया है एंड इट इज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम. इस कॉन्टेक्स्ट को एग्जामाइन करने के लिए राइट्स एंड रेमेडीज़ पे 3 क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्लास बोलता है कि कॉमन लॉ राइट एंड लाइबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है. देर आर कॉमन लॉ राइट एंड लाइबिलिटी. रेमेडी भी एग्जिस्ट करती है कॉमन लॉ में. तो यहाँ पे कॉमन लॉ की बात हो रही है. स्टैट्यूट में प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दैट राइट. कोई एक्सप्रेस वर्ड स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जुरिस्डिक्शन या ये सिविल कोड एक्सक्लूडेड है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986.
जो रेमेडी प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू द डिरोगेशन टू द एग्जिस्टिंग वन। इस सिचुएशन में द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूडेड थ्रू अ स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, दो अ स्पेशल प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है बट ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया है। सेकेंड टाइप है राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट इन क्वेश्चन। तो जो लॉ क्वेश्चन में है उसके हिसाब से जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज है हम उसको कंसीडर करेंगे, और जो ज्यूरिसडिक्शन है सिविल कोड का इट वुड एक्सटेंड टू द वर्च्यू ऑफ जनरल लॉ। थर्ड टाइप है कि राइट्स क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट एंड नॉट बाय एग्जिस्टिंग कॉमन लॉ। अब स्टैट्यूट प्रोवाइड कर रहा है प्रोसीजर्स, इस केसेस में एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड वुड स्टैंड एक्सक्लूडेड इफ द एक्सक्लूजन इज नॉट प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जहाँ पे राइट्स ऑफ वर्कमैन प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द एडजुडिकेशन प्रोसीजर बाय स्पेशली क्रिएटेड ट्रिब्यूनल्स। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज एक्सक्लूडेड इम्प्लीडली, मतलब इम्प्लाइडली। सर्टन बेसिक मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है कि सिविल कोड के पास सारे सूट्स या सारे सूट्स जो भी सिविल नेचर है उसका ज्यूरिसडिक्शन है। सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ये प्रिजम्पशन को रिब्यूट किया गया है ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूजन क्लॉज। अब इंसान का अभी जिसको प्रूव करना है कि सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे है जो ये ज्यूरिसडिक्शनल फैक्ट को एली कर रहा है। सेकेंडली, द एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट मस्ट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। अगर सिविल कोड का एक्सक्लूजन है, देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, तो वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। The exclusion is only with regard to the matters mentioned in the clause. In deciding कि जो सूट है वो सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, एक्सक्लूजन कॉज को स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना है, उसे कंपेयर करना है, उसको स्टडी करना है। बाय एनालॉगी ऑफ और कंपैरिजन द एक्सक्लूजन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। थर्डली, एक्सक्लूजन में बी इम्प्लाइड फ्रॉम रीडिंग द क्लॉज। अब एक्सक्लूजन को कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं? क्लॉज पढ़ के, इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अपीयर्स। In case the statute in question has created machinery for enforcement of the matters in question as well as an appeal procedure, there is a clear implication that jurisdiction of civil court is excluded. एक केस लॉ दिया है भीमसेन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। Finally, like any other statutory construction, the case of construction of jurisdiction exclusion clause, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूजन कॉज है, ये तभी अराइज होगा व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्डिंग व्हेन रीड इन द कॉन्टेक्स्ट इज इन डाउट। जब मीनिंग ऑफ द वर्डिंग डाउट में है तभी कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या उसका एक्सक्लूजन कॉज कंसिडर किया जाएगा। अगर मीनिंग क्लियर है, क्लियरली वर्डेड क्लॉज है और उसका अगर एक ही मीनिंग निकलता है, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी लिजिटेड अपॉन एज इट इज़ प्रॉपर मीनिंग बाय रिसोर्टिंग टू सच प्रोसेस। तो अगर प्रॉपर मीनिंग है तो एक्सक्लूजन क्लॉज फिर हम नहीं देखेंगे। अगेन ये एक बहुत छोटा मॉड्यूल था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अफेक्टिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।